नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के जीएसटी मंत्रा में। आज हम फिर इकट्ठा हुए हैं आपके साथ कुछ जीएसटी के सवालों को लेकर और उनके जवाबों को लेकर। हमारे साथ हमारे दोस्त ऑलरेडी बहुत सारे जुड़ चुके हैं और कुछ पहले जो सवाल हमारे पास ऑलरेडी इकट्ठे हुए हैं, पहले हम उन सवालों के जवाब आपको देते हैं। सबसे पहले जो सवाल हमारे पास आया हुआ है वो है बेसिकली कि क्यूआरएमपी स्कीम क्या है और वो क्या सभी के लिए अवेलेबल है और ये स्कीम बेसिकली किसके लिए अवेलेबल है और किसके लिए नहीं है। ये सवाल हमारे पास आया हुआ है अभी। पहला सवाल जो है हमारा, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो क्यूआरएमपी स्कीम है दैट इज क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम है। अब बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो नजर आ रही थी विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न फाइलिंग। तो उस सब बातों को खत्म करने के लिए, जैसे कि टैक्स पेमेंट की प्रॉब्लम थी, रिटर्न फाइलिंग की प्रॉब्लम थी, हमारे पास जो मेजॉरिटी हमारे टैक्स पेयर्स हैं, 1,23,00,000 टैक्स पेयर्स हैं और उसमें से हमारे जो 90% से ज्यादा जो टैक्स पेयर हैं वो 1.5 करोड़ से कम की एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर में हैं। तो ये जो 90% लोग हैं, इन लोगों के लिए कोई ना कोई स्कीम, कोई ना कोई पॉलिसी बनाना जरूरी था जिससे इनको थोड़ी कन्वीनियंस होती रिटर्न फाइलिंग में। तो ये क्वार्टरली रिटर्न मंथली स्कीम, पेमेंट स्कीम है जिसमें आप ऑप्ट कर सकते हैं। आप क्वार्टरली अपना 3B फाइल कर सकते हैं और मंथली जो है आप जो है टैक्स पेमेंट करेंगे। इसकी स्कीम जो है ये बहुत 10/11/2020 को स्कीम लॉन्च हुई है और बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। जितना भी मैं आपको कुछ बेसिक फीचर्स आपको बता देता हूँ इस क्यूआरएमपी स्कीम के। पहली बात तो ये कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो 5 करोड़ से नीचे, जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल में थी और इस साल में भी अभी 5 करोड़ से नीचे है आपकी। जैसे ही 5 करोड़ से आपकी टर्नओवर इस साल में जाएगी, अगले क्वार्टर के लिए आपके पास ये स्कीम अवेलेबल नहीं होगी। उसके बाद इसमें 2 रिटर्न फाइल करनी है, जैसे कि हम सब जानते हैं, GSTR 1 और GSTR 3। GSTR 1 जो है वो हमें बेसिकली वैसे तो क्वार्टरली बेसिस पे ही फाइल करनी है, लेकिन हमारे पास एक फैसिलिटी दी है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, IFF हम उसे कहते हैं, जिसके जरिए जो भी क्वार्टरली क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करेंगे, जो कि स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं, मीडियम टैक्स पेयर्स, स्मॉल टैक्स पेयर्स ही हैं बेसिकली, तो वो अपनी IFF के जरिए, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के बेसिस पे, माध्यम से वो क्या कर सकते हैं कि अपने जो रेगुलर बेसिस पे जो वो इनवॉइस रेज करते हैं उसको IFF के जरिए रिपोर्ट कर सकते हैं। उससे फायदा जो रेसिपिएंट को ये होगा कि जो भी IFF के जरिए इनवॉइसेस रिपोर्ट होंगे उसका क्रेडिट जो है वो इमीडिएटली 2A में रेसिपिएंट के नजर आना शुरू हो जाएगा, जिससे कि जो है वो जो प्रॉब्लम क्वार्टरली रिटर्न वालों को थी कि भाई रेसिपिएंट को क्रेडिट नजर नहीं आता था, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और उससे आपको मंथली बेसिस पर जो रेसिपिएंट है उसको क्रेडिट नजर आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक अच्छी स्कीम है, लेकिन उसका जो टैक्स पेमेंट है वो मंथली बेसिस पे होगा। टैक्स पेमेंट मंथली बेसिस पे मतलब ये है कि आपको एक जो है PMT 06 चालान है वो फाइल करना पड़ेगा मंथली बेस पे, और टैक्स जो है वो आपको मंथली बेसिस पे देना पड़ेगा। इसमें टैक्स पेमेंट के 2 तरीके हैं, एक फिक्स सम मेथड है, एक सेल्फ असेसमेंट मेथड है। फिक्स सम मेथड जो है वो बेसिकली ये कहता है कि अगर आप पहले क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे थे तो जो भी क्वार्टर में टैक्स देते थे उसका 35% टैक्स आप दे दीजिए, जितना भी टैक्स आपका पिछले क्वार्टर में था उसका 35% एग्जैक्ट दे दीजिए। फिक्स सम मेथड हो गया। सेल्फ असेसमेंट मेथड, अगर आप मंथली दे रहे थे तो जितना पिछले महीने में देते थे उतना ही आप
लेकिन वो फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए अवेलेबल है क्वार्टर के। जैसे कि आप ये स्कीम जो है 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल होगी, अवेलेबल होगी टू ऑप्ट इन। तो अगर आपने 1 जनवरी से मार्च की लिए स्कीम ऑप्ट की तो जनवरी और फरवरी में आप टैक्स पेमेंट जो है वो PMT 06 से फाइल करोगे। लेकिन जो मार्च की टैक्स पेमेंट है, जो महीना मार्च का है, बेसिकली उसके अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च का एक कॉमन क्वार्टरली 3B फाइल करोगे आप, और उसके बेसिस पे आप उसमें PMT 06 से नहीं होगा, वो जो 3B में आप नॉर्मल चालान से पेमेंट करते हो सेक्शन 39 के अंडर वो हो जाएगा। तो 90% लोग जो हैं वो 1.5 करोड़ से नीचे हैं, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 93-94% लोग जो हैं वो 5 करोड़ से नीचे होंगे। और अगर ऐसा है तो उस केस में ये स्कीम इन्हीं लोगों के लिए अगर है तो मैं थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हूँ इस स्कीम के बारे में, क्योंकि ये स्कीम है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। स्मॉल टैक्स पेयर्स के पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती कंसल्टेशन की, टैक्स प्रैक्टिशनर्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। अब जब उनको ये स्कीम ऑप्ट करनी है, उन लोगों को स्कीम ऑप्ट करनी है और उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, तो कैसे वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे? इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि ये प्रोफेशनल्स के लिए भी थोड़ा बहुत इसमें एफर्ट लगेगा, उतना आसान स्कीम नहीं है समझने के लिए। बट ऑल सेड एंड डन, दिस हैज बिकम द लॉ ऑफ द लैंड एंड वी हैव टू फॉलो इट इफ वी वांट। तो ये वॉलेंट्री है, आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। फिर अगले महीने अगर आप मंथली में आना चाहते हैं तो अगले क्वार्टर से आप मंथली में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप 5 करोड़ से ऊपर हैं तो फिर आप क्वार्टरली रिटर्न नहीं कर सकते, आपको मंथली कंपल्सरीली ही करना पड़ेगा। तो ये बेसिक कुछ बातें हैं इसमें QRMP में। काफी डिटेल्ड स्कीम है, जो बेसिक कुछ बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अगला एक सवाल हमारे पास है यहाँ पर कि माई सुओ मोटो GST कैंसल्ड ऑन 17th अप्रैल, व्हाट कैन आई डू टू रिवोक? दुर्गेश सिंह, देखिए 17 अप्रैल 2018 को आपका सुओ मोटो कैंसिलेशन हो गया है सर। आपके पास 30 सितंबर 2018 तक का एक फैसिलिटी विंडो ओपन था, आप उसमें जाकर इसको रिवोक करवा सकते थे। अब वो विंडो भी क्लोज हो चुका है, तो अप टू माय हम्बल व्यू ये आप रिवोक नहीं करा सकते, वो कैंसिलेशन हो चुका है, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बनती दुर्गेश जी। अच्छा, अगला एक सवाल आया हुआ है अमित खत्री जी का, कहते हैं इन केस नीदर सप्लायर, recipient and transporter are registered under GST, it is whose obligation to generate e-way bill? जब तीनों ही अनरजिस्टर्ड हैं, तो ट्रांजैक्शन जो है वो अनरजिस्टर्ड के बीच में है। जब अनरजिस्टर्ड के बीच में है तो उस ट्रांजैक्शन के ऊपर GST नहीं लगेगा और ई वे बिल की फॉर्मेलिटीज भी नहीं लगेगी। किसी को भी ई वे बिल नहीं बनाना है अमित जी इसमें। और अगर इनमें से कोई भी एक रजिस्टर्ड होता तो उसकी जिम्मेदारी ये बन जाती सर। अच्छा, एक और सवाल हमारे पास आया हुआ है, with reference to the query discussed in GST Mantra dated 3rd November, there is a query. The original query, second last in the episode, is related to GST payable on sales made in 2017, whether it can be shown in GSTR1 of September 20. Reply to the query mentioned the recipient can take input credit. My query is, how can recipient take input 17 invoice in September 20? Is it not time barred? Amit Khatri. अमित जी देखिए, अब सवाल क्या था उस समय ये तो रिकॉर्ड पे है, आप जाकर सवाल दोबारा देख सकते हैं। आपने क्या सवाल पूछा और मैंने क्या जवाब दिया। हो सकता है कई बार सवाल समझने में हम कोई गैप भी हो गया हो, बट मेरी समझ में ये है कि अगर आपका 2017 का कोई इनवॉइस है तो सितंबर 20 में आप उसको GSTR1 में नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर दिस थिंग जनवरी 2017 में अगर कोई इनवॉइस है और रेसिपिएंट के पास गुड्स भी है, इनवॉइस भी है, पेमेंट भी है, टैक्स भी पेड है, तो 16(2) की सारी कंडीशन, इनफैक्ट 16 की पूरी कंडीशन कंप्लाई होती है, तो क्रेडिट उसे मिल जाएगा, भले ही वो उसके 2A में नजर ना आ रहा हो। आंसर उस समय भी मेरा यही रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं, आपने मेंशन भी किया है, और आप रिकॉर्डिंग देख लें खोलकर। तो आज भी मेरा आंसर यही है दोस्तों। अमित जी,
अगला एक सवाल है, एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है, इफ आईटीसी इज टेकन then it is whose responsibility to prove that this ITC is eligible। ये अच्छा सवाल है। अगर आईटीसी लिया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है प्रूफ करना कि आईटीसी अवेलेबल था, है। देखिए सर, अगर आपने आईटीसी लिया है तो ये जिम्मेदारी है जिस व्यक्ति ने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है उस व्यक्ति की, ये प्रूव करना कि ये आईटीसी अवेलेबल था। सेक्शन 155 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट है, बर्डन टू प्रूव दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड और यूटिलाइज्ड वाज एलिजिबल अवेलेबल, burden lies on the person who takes the input tax credit। So कोई डाउट नहीं है सर सेक्शन 155 इस बात में। इनफैक्ट यहाँ मैं आपको बता दूं कि इनफैक्ट कोई भी बेनिफिट जब लिया जाता है, so the benefit whenever you take, it is the responsibility of the person who takes the benefit to prove that he was eligible for that benefit। So let me be very clear about it, there is no iota of doubt about it। एक रीसेंट मैं जजमेंट आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी हमारे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है और सन डाई कैम का जजमेंट है, मद्रास ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है, वेरी रीसेंट इन नवंबर इट वाज बीन पास्ड, इट वाज बीन प्रोनाउंस्ड। बेसिकली जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर हमारे पास क्वेरीज आती हैं, उससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी इस वीडियो को कल रिकॉर्ड करके डाला है, आप अगर डिटेल में इसको सुनना चाहते हैं 7-8 मिनट का वहां भी है, लेकिन अदरवाइज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। इनफैक्ट आप और भी दूसरे वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल पर मेरे भी जा सकते हैं। इनफैक्ट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भी टैक्स फॉर वेल्थ पे भी आपको सब कुछ अवेलेबल होगा जीएसटी से संबंधित। तो क्या हुआ, सन डाई केम ने 2017-18 में अगस्त 2017 से दिसंबर 2017 में कुछ जीएसटीआर 1 फाइल की। उनकी जो सप्लाईज थी वो इंट्रास्टेट सप्लाई थी और उसको इंटरस्टेट सप्लाई ट्रीट कर लिया। अब जब इंटर कर लिया तो आईजीएसटी चार्ज कर दिया, जीएसटीआर 1 में आईजीएसटी क्रेडिट टैक्स पे कर दिया, दिखा दिया, जबकि वो C+S था, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी था। अब क्या हुआ, 2 साल बाद जो है वो रेसिपिएंट ने आइडेंटिफाई किया, उससे पहले तो उसको 2A भी नजर नहीं आ रहा था, तो रेसिपिएंट ने आइडेंटिफाई किया और देखा कि भाई जो सन डाई कैम है, उसने जो सप्लायर है उसने मेरा इसको इंटर स्टेट सप्लाई मान लिया, इंट्रा स्टेट सप्लाई है, C+S का क्रेडिट आना चाहिए, जबकि वो आ गया आई का क्रेडिट। तो उन्होंने अप्रोच किया सप्लायर को, अपने सप्लायर ने चेक किया कि हाँ भाई गलती तो हो गई है। अब वो डिपार्टमेंट के पास गए 19 अगस्त 2020 पे, तो डिपार्टमेंट ने कहा भी देखिए ये तो आपके पास जो फैसिलिटी थी ये तो निकल गई, खत्म हो गई, 31 मार्च 2019 तक आप 17-18 का कोई भी डाटा है उसको चेंज कर सकते थे, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उन्होंने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। फाइनली जो है वो सन डाई केम जो पिटीशनर है वो वेंट टू द ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 बाय वे ऑफ ए रिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिट वाज एडमिटेड एंड देन द मद्रास हाई कोर्ट analyzed the entire issue, and they said, and the lordship said that Dr. Justice Anita Anand thi, she was the heading, she was the judge heading the bench। तो उन्होंने कहा कि भी देखिए जो सेक्शन 37, 38, 39, 41, 42 का प्रोसीजर है, जीएसटीआर 1, 2, 3 का फाइलिंग का प्रोसीजर है, क्रेडिट मैचिंग मिसमैचिंग का प्रोसीजर है, अगर ये सब प्रोसीजर होता तो ये जो गलती सन डाई केम ने पिटीशनर ने की है, ये गलती इनको बहुत पहले आइडेंटिफाई हो जाती, इनका रेसिपिएंट इनको बता देता कि आपने गलत क्रेडिट पास कर दिया। अब वो गलती पता नहीं लगी क्योंकि जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर था, स्टैट्यूटरी प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर था, वो जो है वहां पर था ही नहीं, बेसिकली प्रोवाइडेड ही नहीं था। तो उस वजह से डिपार्टमेंट जो सन डाई केम है उसको पता नहीं लग पाया उसकी गलती का।
तो गलती जो थी वो बोनाफाइड थी, इनएडवर्टेंट थी, विदाउट इट वाज अ डेलिबरेट मिस्टेक, ये सब बातें जो है ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट ने कही। तो उस केस में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा भी देखिए ऐसा है, आप डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट किया कि 4 हफ्तों में ये रिटर्न फाइल करेंगे दोबारा जीएसटीआर 13 भी अपने प्रॉपर एनेक्शियर्स के साथ, जिस जैसे जैसे डिटेल जानी है, और डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट किया कि भाई आप जो है इसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्रेडिट को, CSI जहां जहां जिस काम से भी जाना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा जजमेंट है, एक इट इज अ गुड जजमेंट टू रीइंस्टेट व्हाट शुड हैव बीन। तो लेकिन इसमें रिलीफ जो है वो रिस्पेक्टिव असेसी को है, whosoever went to the writ। अब अगर आपको इसमें इस तरह की कोई रिलीफ चाहिए, आपका क्रेडिट गलत हेड में है, तो आपको ऑफ कोर्स जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। हमारे साथ अजय जैन जी जुड़ गए, गुड आफ्टरनून सर। हमारे पास दर्शन गल्होत्रा जी जुड़ गए, उन्होंने एक सवाल पूछा है, GST deposited at the time of vehicle detained by GSTO on account of expiry of EV bill period, whether the registered person can get the credit of GST deposited. Darshan ji, categorically when you pay tax under section 129 1 or 2, then the credit of this tax paid is specifically restricted under section 17 subsection 5 clause I। वहां पर 74 में अगर कोई टैक्स पे किया है, 129 में और 132 में कोई भी टैक्स पे किया है आपने, तो आपको क्रेडिट उसका नहीं मिलेगा दर्शन जी, तो इसका क्रेडिट भी आपको नहीं मिलने वाला। विनीत गोयल जी एक सवाल पूछ रहे हैं, ITC एलिजिबिलिटी टाइम ऑफ ITC इन बिल्ड टू शिफ्ट मॉडल, ITC एलिजिबिलिटी टाइम ऑफ ITC इन बिल्ड टू शिफ्ट मॉडल। देखिए विनीत जी, बिल्ड टू शिफ्ट मॉडल में सेक्शन 16 and place of supply section 10 in case of goods, clearly the section 10 of IGST clearly when can initial buyer take ITC। मैं समझ गया था सर आपका सवाल विनीत जी। जब क्लियरली इन्होंने सेक्शन 16 ऑफ CGST एंड सेक्शन 10 ऑफ IGST, सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट POS, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स डोमेस्टिक विद इन इंडिया, तो उस केस में स्पेसिफिकली डीमिंग फिक्शन क्रिएट किया है, और उन्होंने ये बताया है कि अगर goods are supplied from the supplier on the instance of the recipient to a third person, then the POS shall be, the place of supply shall be the location of the third person जिसके behalf पर goods किसी और को जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ABC हैं, A ने B ने गुड्स माल खरीदा A से, और A को बोल दिया कि आप C की लोकेशन पर भेज दीजिए। C की लोकेशन A जो है वो दिल्ली में है, C जो है वो नोएडा में है, B जो है वो नोएडा में, और C जो है गुड़गांव में है। तो दिल्ली वाले सप्लायर को बोला कि नोएडा भेजने की जगह आप डायरेक्टली इसको गुड़गांव भेज दीजिए, तो बिल्ड टू शिफ्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि नोएडा वाले रेसिपिएंट को इसका क्रेडिट कम मिलेगा, तो सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10(1) कैटेगोरिकली डीम्स इट कि हम प्लेस ऑफ सप्लाई नोएडा गुड़गांव नहीं मानेंगे, C नहीं मानेंगे, हम प्लेस ऑफ सप्लाई B मानेंगे जिसके इंस्टांस पे C को माल भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया A का, B का लोकेशन, तो गुड्स उसको रिसीव मान लिए गए, गुड्स जैसे रिसीव मान लिए गए 16 की कंडीशन पूरी होती है और ITC अवेलेबल हो जाएगा सर। ये विनीत जी आपके सवाल का जवाब था। विभाषपति झा हमारे मित्र हैं, आई थिंक फरीदाबाद से हैं, अभी ज्वाइन किया इन्होंने। GST पेड अगेंस्ट डिमांड रिलेटिंग व्हीकल डिटेन ड्यू टू ई-वे बिल इशू not reflecting in cash ledger even after 1 month, what do next and steps to file appeal against as e-way bill? GST paid against demand relating vehicle detained due to e-way bill issues not reflecting in cash ledger। झा साहब, अब आपने जब इसको पेमेंट किया था तो पेमेंट तो कैश लेजर में नजर आ गया होगा ना सर आपके पास, और उसको आपने एडजस्ट कर दिया DRC 03 से, या जैसे भी उन्होंने MOV 06 दिया या फिर 10 दिया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा और क्लियर नहीं है, आप थोड़ा सा और इसमें बताइए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसको अपील फाइल करनी है, मेरे हिसाब से हुआ क्या होगा कि आपने जब
गुड्स डिटेन हुए, आपने टैक्स पे किया, कैश लेजर में नजर आया, आपने DRC 03 के माध्यम से उसको एडजस्ट कर दिया और जो इंटरसेप्टिंग ऑफिसर था उसको दे दिया। अब आप चाहते हैं कि वो उसके ऊपर अपील फाइल की जाए, आप देख रहे हैं कि आपके कैश लेजर में पैसा नजर नहीं आ रहा। सर कैश लेजर में पैसा कभी भी नजर नहीं आएगा, आपको अपील फाइल करनी होगी, मैनुअल फाइल करनी होगी इसकी अपील सेपरेटली, तो ये आपको करना पड़ेगा, कैश लेजर में पैसा कभी नहीं आएगा। क्या मैं सही समझ रहा हूं? अगर कुछ और डेविएशन है झा साहब आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इट मीन्स we will take ITC on receiving goods to C or B can take ITC on basis of invoice। हाँ जी सर, B can take ITC on the basis of invoice only, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स अगर C को पहुंचने में गुड्स टाइम है तो आप वेट कीजिए जब तक C तक गुड्स ना पहुंच जाए। मैं आपका सवाल उस एंगल से समझ गया, जब तक C को गुड्स ना पहुंच जाए वेट कर लीजिए। जी एक और सवाल हमारे पास आया हुआ है यहाँ पर, व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स ऑन कैटरिंग इन होटल्स? फ्रेंड्स जो होटल्स में जो कैटरिंग होती है उसमें जो रेट ऑफ टैक्स है दैट डिपेंड्स अपॉन द रूम टैरिफ। if the rate of tax if the room tariff in the hotel in which catering is undertaken, if the room tariff is more than 7500 rupees per day per room, then the rate of tax for that catering shall be 18% with ITC. If the room tariff is less than that, then the rate of tax shall be 5% without ITC. So the rate of tax is dependent upon the room tariff at which the hotel rooms are being sold out. Okay. Next question we have, it is with respect to one more very interesting judgment. Ankush Garg, it is मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है एक रिसेंट, अभी उससे रिलेटेड एक सवाल आया है। फ्रेंड्स हुआ क्या अंकुश गर्ग के केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कि उन्हें एक शो कॉज नोटिस सर्व हुआ। अब सेक्शन 169 जो ये कहता है बेसिकली नोटिस के केस में, सर्विसेज ऑफ नोटिस, कम्युनिकेशन, सम्मन्स के केस में, कि अगर कोई भी सम्मन और शो कॉज नोटिस या कोई भी चीज है तो वो 169 के प्रोसीजर के हिसाब से ही सर्व होगी। सबसे पहला उन्होंने बताया है कि बेसिकली कि सबसे पहले बाय हैंड कम्युनिकेशन होगा, नोटिस होगा, सम्मन होगा, जो भी होगा डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू द टैक्स पेयर बाय हैंड जाएगा, या फिर दूसरा जो है वो बाय हैंड जाएगा या कुरियर जाएगा, फिर दूसरा है स्पीड पोस्ट से जाएगा, तीसरा है ईमेल पे जाएगा, चौथा है पोर्टल पे जाएगा, पांचवा है न्यूज़पेपर में जाएगा, और छठा जो है वो है कि लोकेशन जो टैक्स पेयर की लास्ट नोन लोकेशन थी उसके ऊपर लगा दिया जाएगा, या फिर ये होगा कि अगर वो भी ना मिले तो फिर जो इशूइंग अथॉरिटी है उसकी लोकेशन पर उसको पेस्ट कर दिया जाएगा। अब हुआ क्या, यहाँ पर उसको सिर्फ ईमेल हुआ और कुछ नहीं हुआ, तो कोर्ट ने कहा कि भाई दिस इज नॉट द प्रॉपर सर्विस ऑफ द नोटिस, और इसलिए उस शो कॉज नोटिस को सेट असाइड कर दिया, और फ्रेश नोटिस के लिए पावर्स जो हैं वो डिपार्टमेंट के पास हैं, और कोर्ट ने भी कहा कि अगर वो उसको सेपरेटली प्रोसीड विद करना चाहता है एडजुडिकेशन को तो वो कर सकता है। एक ये सवाल था अंकुश गर्ग इन द केस ऑफ Honorable Madhya Pradesh High Court, very recent judgment. So you need to know about the service of the notice. Also, Section 169 of the CGST talks about the service of notices, summons, communications. Now we have another question of Mr. Vinay Jain. We get an order from a customer in SEZ now. Can we apply for LUT now and invoice to the customer without payment? Answer is yes, Vinay जी, आप अभी LUT फाइनेंशियल ईयर के लिए ले सकते हैं, और आप अकॉर्डिंगली SEZ को विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आप सप्लाई अंडर जीरो रेटेड सेक्शन 16 ऑफ IGST कर सकते हैं सर। मनोज बंसल जी का एक सवाल है, IGST related to financial year 18-19 claimed as CGST and SGST in books of accounts and 3B। ठीक है,
It came to notice now during the filing of 9C. What is the remedy now to rectify? मनोज बंसल साहब, मैंने अभी एक जजमेंट बताया सन डाई केम का। उस केस में, सन डाई केम के केस में डिपार्टमेंट ने उसको अलाउ नहीं किया, और अलाउ ना होने की वजह से जो बेसिकली प्लेनेटिव है, जो पिटिशनर है, वो हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट ने ये फैसिलिटी दे दी उन्हें कि उनका GSTR 1 अभी भी अमेंड किया जा सकता है, 17-18 का था। तो अगर सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो उस केस में सप्लायर अभी भी एक हाई कोर्ट जा सकता है इसको चेंज कराने के लिए। रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, तो रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक काम कीजिए, अपना टेबल नंबर 9 में, फॉर्म 9 में जो टेबल नंबर 6 है, जहां पर ऑटो पॉपुलेटेड डाटा आता है, उस ऑटो पॉपुलेटेड डाटा में आप IGST माइनस कर दीजिए और CGST SGST इंस्टेट कर लीजिए। टेबल नंबर 6 आपका मैच हो जाएगा, और टेबल नंबर 6 से जो डाटा, क्योंकि 2A में आपका IGST आ रहा होगा, तो आपका जब टेबल नंबर 6B से टेबल नंबर 8 में डाटा ऑटो पॉपुलेट होगा, तो जो 2A में आ रहा होगा और जो आपने यहाँ पर टेबल नंबर 6 में दिखा रखा होगा, वो आपका मैच कर जाएगा, वहां डिफरेंस नहीं आएगा। और एक चिट्ठी आप कॉरेस्पॉन्डिंगली इसकी आप डिपार्टमेंट को लिख सकते हैं दोस्तों। Okay, now I think time is almost done. 30 minute shows we have. Friends, एक और लास्ट में बस आपको एक सिचुएशन बताकर जाना चाहता हूं कि अगर जो बेसिकली शो कॉज नोटिस के ऊपर आपको एक और, ये प्राची का एक सवाल आ गया है हमारे पास। इन केस ऑफ RCN related to cashew nut, if one has given advance to an agriculture, then whether RCN is applicable on that advance on goods? Answer is no. Advance on goods जो है वो सेक्शन 12 में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होता एडवांस पर, तो वो आपको उसके ऊपर जो है बेसिकली ये रिसीट ऑफ गुड्स की बात हो रही है प्राची। यहाँ पर पेमेंट जो है वो दैट डज नॉट अमाउंट टू रिसीट ऑफ गुड्स। तो और जो अगर आप सप्लायर होते तो आपको एडवांस अगर रिसीव हो गया होता ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो हम सेक्शन 12 और 13 को देखते। यहाँ आप रेसिपिएंट हैं, क्योंकि आप रिवर्स चार्ज में जब कैश्यू नट्स पे अंडर नोटिफिकेशन 4/17 CTR टैक्स देना चाहते हैं, तो आप रेसिपिएंट हैं। रेसिपिएंट जब एडवांस देता है तो आपको उसमें रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी नहीं आएगी। गुड्स के केस में आपको गुड्स जब रिसीव होंगे तभी आपको रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आएगी। आई बिलीव वी आर डन विद दिस, एंड आप लोग हम तक पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। हमारे ईमेल आपके पास सारी डिटेल्स हैं। कोई भी आपका फर्दर सवाल होगा आप मेरे तक पहुंचा सकते हैं, टैक्स फॉर वेल्थ तक पहुंचा सकते हैं। इवन यू कैन नोट डाउन माय मोबाइल नंबर हियर आल्सो इफ यू विश सो। तो माय मोबाइल नंबर इज 9891112120, 9891112120. So you can get in touch directly with me as well. So thank you very much, friends, and thank you Bharti for doing the back end everything, and the Tax for Wealth team, entire team, Himanshu ji, everyone, for organizing this wonderful program. And for other updates also, you can go to our YouTube channel and website, and you can get all the direct taxes, share market, financial market, corporate law issue updates on our channel as well as on our website. Thank you very much for joining, friends. And last but not the least, as a parting note, I as always say that please be safe, be healthy, and it is time for us to save our families. I always believe in one simple thing, that if you save tomorrow, then certainly there will be a tomorrow. So you have to save, you have to protect the next generation of our country, that is our children. So please take extra care of our children, and certainly our treasure of knowledge and experience, our elders. So please take good care of them. Thank you very much for joining. Thanks everyone.